प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन में परिवार, वर्ण और आश्रम व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ और इन तीनों परिवार, वर्ण और आश्रम व्यवस्था का भारतीय जीवन के विकास में किस प्रकार का योगदान रहा और इन्होंने भारतीय सनातन समाज को किस प्रकार से विकसित होने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके साथ साथ कालांतर में जो रूढ़ियाँ और कुप्रथाएं इसमें सम्मिलित हुई और उन्होंने इस व्यवस्था को किस प्रकार से समाप्त करने या भारतीय समाज के विखंडन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में उसका सामाजिक संगठन एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। सामाजिक संगठन को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण हम उस समय तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम उसके वैचारिक और संस्थागत आधारों का गहन अध्ययन न कर लें। आधारों को समझने के लिए हमें सामाजिक संगठन के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना समीचीन होगा। भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। वास्तव में भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास उसी समय प्रारंभ हो गया था जब विश्व के अधिकांश देशों के लोग सभ्यता के उषा काल की लालिमा भी नहीं देख पाए थे। इन्हीं परिस्थितियों में किस प्रकार मनुष्य ने सभ्यता के पालने में कदम रखा। मनुष्य शिकारी अवस्था से निकलकर खानाबदोश और खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक के तौर पर विकसित होकर गुफाओं से निकलकर मैदानों में रहने लगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार उसने परिवार नामक संस्था का संगठन और परिवार नामक संस्था के उदय के पश्चात वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। हिंदुओं के सामाजिक जीवन का मूल आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था रहा। वर्ण और आश्रम इन दो शब्दों से मिलकर वर्ण आश्रम शब्द बना।
ये दोनों ही वर्ण आश्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था सामाजिक कर्तव्यों और वृत्तियों के विभाजन द्वारा एक व्यवस्थित समाज स्थापित करने की योजना थी, जिसका उद्देश्य समाज को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और उच्छृंखलता से बचाना था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारत में पहले से ही आर्यों में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। इसके विपरीत स्लेटर इत्यादि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारत में आर्य समाज में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आर्य समाज जब भारत में आकर बसा, तब यहाँ की द्रविड़ और अन्य अनार्य जातियों के प्रभाव से वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। वस्तुतः आर्यों के अभ्युत्थान के साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आए, जिनमें एक था आर्य वर्ग और दूसरा था अनार्य वर्ग। चूंकि आर्य विजेता थे और भारत में रहने वाले अनार्य पराजित थे, शासक और शासित में भेद होना आवश्यक था। इसके अलावा आर्य गौर वर्ण के थे और अनार्य कृष्ण वर्ण के। आर्यों में अपने रक्त की शुद्धता कायम रखने की कामना के कारण उन्होंने अनार्यों से संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार समाज में दो वर्ग स्थापित हुए। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई, और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था का उदय और विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। पूर्व में आर्य समाज को शायद ही वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता रही हो, क्योंकि प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से अपने देवताओं की उपासना और यज्ञ करता था, और प्रत्येक आर्य को युद्धों में भाग लेना भी अनिवार्य था। किंतु भारत में आर्यों को एक नवीन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे अनार्यों से कदम कदम भूमि हेतु संघर्ष करना पड़ा। इस नवीन परिस्थिति ने आर्यों की प्राचीन व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्हें अपने समाज का पुनर्गठन करना पड़ा। नवीन संगठन और कार्य व्यवस्था के सिद्धांत पर नवीन व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। अब समाज को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो युद्ध की विभीषिका से दूर रहकर आर्य धर्म की रक्षा कर सके। वह मंत्र रचना और मंत्र संरक्षण कर सके और मंत्रों को विशुद्ध रूप से याद रखकर राष्ट्र कल्याण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की स्तुति रख सके, और उन मंत्रों और संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित कर सके। अतः इस वर्ग को ब्राह्मण कहा गया। इसके साथ साथ समाज को युद्धों में भाग लेने हेतु युद्ध विद्या में निपुण, राष्ट्र और जन धन की रक्षा करने वाले, विविध राजकीय और प्रशासकीय कार्यों में दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे रुचि वाले लोगों को क्षत्रिय कहा गया, और शेष आर्य समाज निश्चित होकर कृषि, वाणिज्य
और अन्य व्यवसायिकों द्वारा राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में जुट गया। उन आर्य समुदाय को वैश्य कहा गया। इसी प्रकार युद्ध में पराजित अनार्यों, जो आर्यों के समाज के अंग कालांतर में बन गए थे, उन्हें दास या दस्यु कहा गया। इन्हें निम्न स्तर के कार्यों के लिए नियोजित किया गया। इस प्रकार समाज में कार्य अर्थात कर्म के आधार पर 4 प्रकार के वर्णों के निर्माण होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद के प्रथम 9 मंडलों में इन 4 वर्णों का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, जिसकी रचना संभवतः काफ़ी बाद में हुई प्रतीत होती है, के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऐसी कल्पना इस 10वें मंडल में की गई है। इस कल्पना के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसी व्याख्या की गई है। पुरुष सूक्त को छोड़कर संपूर्ण ऋग्वेद में कहीं भी वैश्य और शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बाद के व्यवस्थाकारों ने इस वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय रूप देने की दृष्टि से पुरुष सूक्त की रचना की। चारों वर्णों को एक ही विराट पुरुष के अंग बताकर वर्णों की अभिन्नता और एक दूसरे पर निर्भरता पर जोर दिया गया और इसके माध्यम से समाज में एक सामंजस्य और समरसता बनाने का संभवतः प्रयास किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुरुष सूक्त के इस मंत्र में समाज को एक जीवित संस्थान अर्थात शरीर के रूप में कल्पना की गई है और चारों वर्णों को विराट पुरुष के शरीर का अंग बताकर सामाजिक एकता का प्रतिपादन भी करने का प्रयास किया गया है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंतिम चरणों में चातुर्वर्णीय व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था आधुनिक जात पात से बिल्कुल भिन्न प्रकार की थी। विजेता आर्यों ने आर्येतर जातियों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। आर्यों ने संगठन की अपूर्व योग्यता प्रदर्शित की। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत लचीला और अच्छा था। वह कर्म और श्रम पर आधारित व्यवस्था थी। उस समय अपने कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकता था। आवश्यकता अनुसार लोग अपना व्यवसाय भी बदल सकते थे, क्योंकि वर्णों का विभाजन जातिगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। इस संबंध में किसी प्रकार के कठोर सामाजिक नियम भी अभी तक नहीं बने थे। वर्णों में आपसी खानपान और वैवाहिक संबंधों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। शूद्र द्वारा बनाए गए भोजन के करने से कोई अपवित्र भी नहीं होता, ऐसा प्रतिबंध भी देखने को नहीं मिलता है। उनके संपर्क में आने या उनके स्पर्श करने से कोई अपवित्र भी नहीं होता था, ऐसे भी उद्धरण ऋग्वेद में हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष वर्ण के लिए निर्धारित कर्म को अपनाकर उस वर्ण में सम्मिलित हो सकता था। उदाहरणतः ऋग्वेद में ही एक ऐसा दृष्टांत प्राप्त होता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है, मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता
पत्थर की चक्की से आटा पीसकर अपनी जीविका कमाती है। इसी प्रकार हमें देवापी और शांतनु नामक दो भाइयों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें देवापी अध्ययन करने के उपरांत बड़े ब्राह्मण पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित हुए और शांतनु अपने क्षत्रिय कर्म द्वारा एक बड़े क्षत्रिय राजा बने। इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जन्मजात नहीं। आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट और दृढ़ होती चली गई। वर्णों के मध्य पृथकता की रेखा भी गहरी होती गई। प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक नियम और उपनियम बना दिए गए, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए सूत का यज्ञोपवीत धारण करना, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने के विधान बनाए गए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व भी बढ़ता चला गया और उसके जटिल उपनिषद काल में सामाजिक प्रभुता और प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रियों में प्रतिस्पर्धा भी चलती हुई दिखाई देती है। क्षत्रियों ने लगन के साथ गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। जावाली, अजातशत्रु आदि ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो उत्कट विद्वान थे और अनेक ब्राह्मण विद्वान उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ऐसे ही विदेह के राजा जनक और केकई के राजा अश्वपति भी क्षत्रिय थे, परंतु कर्म से वो बड़े ब्राह्मण तक भी पहुँचे। परंतु फिर भी इस युग में हमें उतनी कठोरता, जटिलता और संकीर्णता दिखाई नहीं देती है जितनी कालांतर में दिखाई देती है। इस समय तक वर्णों में पारस्परिक संबंध भी बना हुआ था। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध भी करते थे और वर्ण परिवर्तन भी किया जा सकता था। ऐसा ही उपनिषदों में सत्यकाम जाबाली का उदाहरण है, जिसमें एक दासी पुत्र होने पर भी एक विद्वान ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया। महाभारत और पुराणों में वर्ण परिवर्तन करने के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, परंतु यह बात प्रथम 3 वर्णों पर ही लागू होती हुई दिखाई देती है। शूद्र वर्ण की स्थिति में अवश्य गिरावट आ गई थी और तीनों वर्ण उनसे दूर रहने लगे थे। शूद्रों को वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया। यही जटिलता धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के मध्य में आते आते हमें जटिल रूप में दिखाई देनी शुरू होती है। उत्तर वैदिक काल के पश्चात गौतम, बोधायन, वशिष्ठ जैसे सूत्रकारों ने वर्ण व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। प्रत्येक वर्ण के लोगों के लिए कर्तव्य और अधिकार निश्चित किए गए। प्रत्येक मनुष्य से ऐसी आशा की गई थी कि वह नियमों और कर्तव्यों का पालन करे। ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली गई थी और शूद्रों को धार्मिक और बौद्धिक कार्यों और अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब उनका स्पर्श भी अपवित्र माना जाने लगा। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठिन और कठोर होती गई। वर्ण के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति पापी माना जाने लगा। महाकाव्य काल तक आते आते वर्ण को जन्मज माना जाने लगा, अर्थात जिस वर्ण में कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ वह उस वर्ण के अनुसार निश्चित कर्तव्य और दायित्व पूरा करने में चाहे वह अक्षम हो, फिर भी वह उसी वर्ण का
सदस्य माना जाएगा और उसी वर्ण के अंतर्गत ही रहेगा। महाभारत में राज्य प्राप्त होने पर भी कर्ण को सूत पुत्र ही माना गया, उसे कभी क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और परशुराम क्षत्रिय कार्य करते थे, परंतु फिर भी वे ब्राह्मण वर्ग में ही माने गए। एकलव्य ने क्षत्रिय कर्म अपनाया, परंतु उसे हमेशा शूद्र ही माना गया। क्षत्रिय वर्ग में उसे कभी उचित स्थान नहीं दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न वर्णों में परस्पर होने वाले विवाहों को सूत्रकारों ने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की संज्ञा दी। अनुलोम विवाह को समाज में यद्यपि मान्यता प्राप्त थी, परंतु प्रतिलोम विवाह समाज में निंदनीय समझा गया। इन विवाहों से उत्पन्न संतानों से नए समूह उत्पन्न हुए। महाभारत काल में उनकी संख्या 132 हो गई थी। आगे चलकर धर्मशास्त्रों ने सामाजिक आचरण को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत नियमों का प्रतिपादन किया। धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि स्मृति ग्रंथों का प्रणयन हुआ। इन ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के कर्म निश्चित कर दिए गए और एक वर्ण के व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण का व्यवसाय करने की मनाही कर दी गई। इस प्रकार वर्ण वंशानुगत होते चले गए। मनु ने और अन्य स्मृतिकारों ने वर्ण संकर और वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जातियों को भी मान्यता प्रदान कर दी। इस समय तक भारत में यवन, शक, पहलव, किरात और अन्य विदेशी जातियां भी धीरे धीरे आकर बसने लगी थी। इन विदेशी जातियों की उपस्थिति ने वर्ण व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। अब समस्या यह थी कि किस प्रकार इन विदेशी लोगों को वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाए, कहाँ इनको स्थान दिया जाए। धर्मशास्त्रकारों ने यहाँ प्रगतिशीलता का परिचय दिया और वर्ण व्यवस्था के नियमों को ढीला कर विदेशियों को क्षत्रिय या वर्ण संकर जाति के अंतर्गत समाज में स्थान दिया। इन विदेशी जातियों के साथ हुए वैवाहिक संबंधों के कारण समाज में अनेक नए नए समूह उत्पन्न हुए। संभवतः इन्हीं से जाति का सिलसिला आरंभ हुआ। समय के साथ वर्ण व्यवस्था कैसे कठोर होती चली गई और यह कब तक चलती रही और कब इसका अवसान हुआ, निश्चित रूप से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतना निश्चित ही माना जा सकता है कि जब तक लोग अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपना अपना कर्म करते रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रही। धीरे धीरे जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि कोई व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार काम को करता था, तो कोई व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म नहीं भी करता था, परंतु वह व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार काम नहीं भी करता था, फिर भी जन्म के कारण प्राप्त विशेष प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार की मनस्थिति में वर्ण व्यवस्था का समाप्त हो जाना तो स्वाभाविक ही था। अब उसका स्थान जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं समाज में ऋग्वेदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, स्मृति काल, उपनिषद काल और धर्मशास्त्रों और महाकाव्यों के युग में लंबे और गंभीर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता अधिकार या विशेष स्थान प्राप्त करने वाले वर्गों ने एक बार समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद उसको छोड़ना उनके लिए सरल नहीं था। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है कि जो स्थान, प्रतिष्ठा, वस्तु व्यक्ति एक बार प्राप्त कर लेता है,
वह उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, बल्कि वह उस प्रतिष्ठा और सम्मान को वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करने या संरक्षित करने का प्रयास करता है। इस में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, अधिकार और वर्ण व्यवस्था की भारतीय समाज के लिए उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।